हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रॉब्लम सेट 3 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में यानी कि प्रॉब्लम सेट में हमने क्वेश्चन नंबर 19 से पहले के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए थे। तो 19 से आज हम स्टार्ट करेंगे। 19 क्वेश्चन नंबर है हमारा, इन द फिगर सर्कल विथ सेंटर C एंड D टच इंटरनली एट पॉइंट E, D लाइज ऑन द इनर सर्कल, chord EB of the outer circle intersect inner circle at point A, prove that segment EA इक्वल टू सेगमेंट AB, यानी कि ये जो सेगमेंट है वो AB से क्या है, इक्वल है। वो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि ये क्या है, इंटरनली टचिंग सर्कल है, बराबर। यानी कि अंदर से क्या कर रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच हो रहे हैं, बराबर। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो EA सेगमेंट है वो AB सेगमेंट से क्या है, इक्वल है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देखोगे कि जब भी कोई सर्कल सेमी सर्कल पर कोई पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है, तो वो पॉइंट क्या होता है, 90 डिग्री। कैसे, आप यहाँ पर देखो, अगर हमने ये जो E यहाँ से E से लेकर ये पूरा D जो है वो अगर हमने डॉट डॉट से ज्वाइन कर लिया, बराबर, और ये जो A और D सेगमेंट है ये भी अगर हमने डॉट डॉट से ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ये जो सर्कल बनता है, यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो सेमी सर्कल है। आप यहाँ पर देखोगे ये जो छोटा सर्कल है, ये छोटा सर्कल हाफ है, बराबर। और हाफ सर्कल के यहाँ पर अगर हाफ सर्कल के ऊपर कोई यहाँ पर पॉइंट आता है तो वो 90 डिग्री बन जाता है। वो कैसे, वो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल से, बराबर। यानी कि इंस्क्राइब एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल, यानी कि जब भी कोई सेमी सर्कल होता है तब वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री प्रूफ करेंगे, और ये जो ED है, आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो ED है, ED और यहाँ पर अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे तो ED और यहाँ से जो पॉइंट होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ED क्या है, ये बड़े वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है, बराबर। और D और ये यहाँ पर अगर कोई और पॉइंट होता तो D और वो पॉइंट भी क्या होता, सेम होता। अब ये छोटा वाला सर्कल पर हमने क्या किया, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल लिया है, बराबर। तो हमारा जो ED है, ये ED क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो छोटा वाला सर्कल का ये क्या है, सेंटर पॉइंट, यानी कि EC क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, और CD भी क्या है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। लेकिन ये जो पूरा ED है, छोटे वाले सर्कल का पूरा लेंथ, ये वो क्या होता है, हमारा डायमीटर होता है, बराबर। तो जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है और जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ सेगमेंट ED एंड सेगमेंट DA। ये ED और DA सेगमेंट क्या किया हमने, यहाँ पर निकाल लिया। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। टचिंग सर्कल से क्या किया हमने, ये प्रूफ किया। कैसे? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को टच हो रहे हैं, तो वो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बराबर। उसके बाद हमें पता है कि ये जो ED है, ये ED क्या है, डायमीटर है। किसका डायमीटर है, ये स्मॉलर सर्कल का है, बराबर। अभी हम जो भी करेंगे स्मॉलर सर्कल के अंदर कर रहे हैं, तो हमें लिखना भी पड़ेगा कि ये स्मॉलर सर्कल है, बराबर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर ED is a diameter of a small circle। ED क्या है, स्मॉल सर्कल का डायमीटर है, बराबर। और अगर ये ED क्या है, डायमीटर है, और यहाँ पर मैंने पहले भी क्या बताया कि ये ED है, ED हमने ज्वाइन किया, AD हमने ज्वाइन किया, AD हमने बताया कि ये क्या है, डायमीटर है। तो ये जो A पॉइंट है यहाँ पर वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो क्या है, सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल में, अगर सेमी सर्कल मतलब क्या होता है कि हाफ सर्कल, यानी कि किसी भी, अगर ये छोटा सर्कल आप देखोगे तो इसमें ये ऊपर वाला जो है वो हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल में अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट आता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यानी कि DAE, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो का EAD, यानी कि एंगल EAD इक्वल टू 9, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, 90 डिग्री, बराबर। ये जो ये एंगल है वो कौन सा है, 90 डिग्री एंगल है। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे,
एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पर क्या है, वो इंस्क्राइब है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ, बराबर, क्योंकि ये क्या हो गया हमारा सर्कल, छोटे सर्कल का, बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला, तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो एडी है बड़े वाले सर्कल पर, ये एडी क्या है, ई बी पर परपेंडिकुलर है। कैसे, आप यहाँ पर देखोगे कि इस तरह से वो ए और डी, बराबर, और इस तरह से वो कॉर्ड, यानी कि ई बी और यहाँ पर डी, यानी कि यहाँ पर है ए, बराबर। तो ईडी, ये जो एडी है वो एडी किस पर परपेंडिकुलर है, ई बी पर, और ये जो ई बी सेगमेंट है वो क्या है, बड़े वाले सर्कल का है। ये जो ई बी है वो क्या है, बड़े वाले सर्कल का है, बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर लार्जर सर्कल, जैसे कि मैंने बोला कि अगर छोटा सर्कल है तो छोटा सर्कल पर, और लार्ज सर्कल है तो बड़े वाले सर्कल पर हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। तो जो हमारा सेगमेंट ई बी है, ई बी इस परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर है, वो सेगमेंट ए डी पर। और अगर कोई सेगमेंट किसी कॉर्ड पर या फिर सेगमेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जितना डिस्टेंस इस ई ए का होगा उतना ही डिस्टेंस ए बी का होगा। क्यों, क्योंकि ए डी क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ए डी जो होता है वो इन दोनों को क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है या फिर बाइसेक्ट करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ई ए, देयरफॉर ई ए इज इक्वल टू ए बी, और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब अगर यहाँ जो परपेंडिकुलर एडी बन रहा है वो किससे है, सेंटर से है। तो सेंटर से अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बनता है तो वो जो कॉर्ड होती है ई बी, वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट होती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है, बराबर। यानी कि ई ए क्या है, ए बी से क्या है, इक्वल है। और वो हमें वही प्रूफ करना था कि सेगमेंट ई ए इज कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ई बी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि सेगमेंट ई ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी, हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो हमें एक्टिविटी दी है, बराबर। इन द फिगर, ये जो लाइन थी वो मैंने पहले वाले क्वेश्चन की लिखी थी गलती से, तो वो मैंने रब की। सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए बी जो है वो हमारा डायमीटर है और वो हमें दिख रहा है अच्छी से, बराबर। विथ सेंटर ओ, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ये जो ए सी बी है वो क्या है, बाइसेक्टर है, बराबर। इंटरसेक्ट द पॉइंट एट पॉइंट डी, प्रूव दैट सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी डी। यानी कि ये जो ए और डी सेगमेंट है, ए डी सेगमेंट किससे कॉन्ग्रुएंट है, डी और बी को। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमें ऑलरेडी क्या बोला है यहाँ पर कि हमारा जो सेगमेंट हमारा जो एंगल है ए सी बी वो क्या है, बाइसेक्टर है। ए सी बी क्या है, बाइसेक्टर है। यानी कि अगर ये बाइसेक्टर है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि ए डी और डी बी क्या है, इक्वल है, लेकिन वो है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ये जो ए सी बी है वो ए सी बी यानी कि सी एंगल यहाँ पर सी डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ए डी और डी बी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें दिया है ड्रॉ सेगमेंट ओ डी। तो ओ डी सेगमेंट उन्होंने क्या किया, ड्रॉ किया। अब एंगल ए सी बी मतलब कौन सा एंगल, ये बीच वाला मतलब सी एंगल हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि क्या है, बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि इसका रीज़न क्या लिखा है, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, बराबर। एंगल, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सी एंगल यहाँ पर है वो इंस्क्राइब हो रहा है सेमी सर्कल पर। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से एक लाइन की है, यानी कि ये जो एंगल है वो आधे सर्कल पर है, नीचे है क्या, नहीं, आधे सर्कल पर इंस्क्राइब है। और जब भी कोई आधे सर्कल पर यानी कि सेमी सर्कल पर कोई एंगल इंस्क्राइब होता है तो वो कौन सा होता है, 90 डिग्री का। जो मैंने आपको पहले भी बोला
आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर आधे सर्कल पर इंस्क्राइब हो रहा था ए एंगल, तो वो 90 डिग्री बना था। देखो ये एंगल बीच वाला EAD कौन सा बना था 90 डिग्री। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी ये जो एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री पर। क्यों? क्योंकि रीज़न तो उन्होंने ऑलरेडी खुद दिया है कि एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल बराबर। अब DCB एंगल DCB कहाँ पर है? एंगल DCB बराबर। अब एंगल DCB, अब यहाँ पर देखो एंगल DCB यानी कि हमें C एंगल चाहिए बराबर। C एंगल यानी कि ये पूरा वाला बराबर। C एंगल मतलब ये पूरा वाला। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि हमने पहले भी C एंगल लिया था 90 डिग्री बराबर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी बीच में C है, यानी कि यहाँ पर भी C एंगल निकालना है और यहाँ पर भी C एंगल। ऐसा नहीं है, C एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, लेकिन इसका रीज़न क्या था? इंस्क्राइब एंगल सेमी सर्कल पर बराबर। अब यहाँ पर रीज़न क्या दिया है? CD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, यानी कि ये जो CD है यहाँ पर C और D, ये क्या कर रहा है? इस C को दो पार्ट में इक्वल कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। अगर ये C हमने पहले प्रूफ किया कि क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री डिवाइडेड 2 कितना आएगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि CD क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। आप यहाँ पर देखोगे ये बीच में लाइन गई है तो ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। तो हमें एंगल कौन सा पूछा है? DCB, और DCB के बीच में सिर्फ इतना एंगल आता है, इतना बराबर। और हमने जो प्रूफ किया वो ये पूरा प्रूफ किया था बराबर, ये पूरा 90 डिग्री था बराबर। और हमें क्या चाहिए? DCB, यानी कि ये इतना ही चाहिए, तो वो उतना कितना होगा? सिर्फ 45 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर भी C है और यहाँ पर भी C है तो 90 होगा, ऐसा नहीं है। अब मेजरमेंट ऑफ आर्क DB, यानी कि हमें आर्क निकालना है, ये DB आर्क बराबर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर DB हमें निकालना है बराबर। और रीज़न क्या दिया है? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम में जितना एंगल ये होता है उतना ही ये आर्क होता है बराबर। अब यहाँ पर देखो DOB बराबर, वो हमें नहीं पता बराबर, लेकिन DB हम कैसे निकालेंगे कि हमारा जो ये DCB आर्क होता है, DCB यानी कि मेजरमेंट ऑफ आर्क, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, ये जो DCB होता है वो हमारा होता है हाफ ऑफ, किसका हाफ होता है? वो हाफ होता है DB का, D और B का। अब DCB हमें ऑलरेडी पता है कितना है हमारे पास? 45 बराबर, इंटू 1/2 इंटू DB बराबर। अब ये 2 इधर जाएगा बराबर, तो 45 इंटू 2 कितना होगा? D और B, तो 45 इंटू 2 कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो हमें पूछा था DB इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर DB, यानी कि DB कितना आएगा हमें यहाँ पर? 90 डिग्री। कैसे? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से। आप यहाँ पर देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या बोलता है हमारा, कि जो भी BAC एंगल होता है ये पूरा वाला सर्कल पर जो इंस्क्राइब होता है, तो वो BAC एंगल यानी कि BAC एंगल वो क्या होता है? हाफ होता है। और किसका हाफ होता है? इस नीचे वाले का हाफ होता है। यहाँ पर देखो BEC यानी कि BEC, इस नीचे वाले का क्या होता है? वो हाफ होता है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा कि हमारा जो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है DCB बराबर, तो DCB एंगल जो होगा वो हाफ होगा। किसका हाफ होगा? इस नीचे वाले का, DB का। तो वो कितना आएगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखो फिर से वही DOB यानी कि DOB। अब जितना ये होता है उतना ही ये होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रीज़न क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ एन आर्क, मतलब जो हमें माइनर आर्क या फिर सेंट्रल एंगल से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो जब भी कोई सेंट्रल एंगल यानी कि जो सेंटर होता है उस सेंटर में से कोई एंगल बनता है, तो यहाँ पर देखो जो हमें एंगल पूछा है वो कौन सा पूछा है? O एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, यानी कि सेंटर एंगल। सेंटर एंगल मतलब क्या होता है? सेंट्रल एंगल। और जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अब ये तो हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है, लेकिन DB हमें पता है। तो DB अगर 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। कैसे? यहाँ पर देखो सेंट्रल एंगल थ्योरम, आप उसको सेंट्रल एंगल थ्योरम भी बोल सकते हैं या फिर मेजर ऑफ आर्क भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो सेंटर से ये पास हो रहा है बराबर, सेंटर से पास हो रहा है, तो अगर ये जो है वो 30 डिग्री है तो ये नीचे वाला जो AB होता है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। यहाँ पर देखो अगर AOB 30 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ आर्क AMB
AMB जो है वो भी कितना होगा 30 होगा। किससे? सेंट्रल एंगल से या फिर ऑफ मेजर ऑफ आर्क से बोल सकते हैं, बराबर। वही थ्योरम हमने क्या किया, यहाँ पर मेजर किया। अब हमें यहाँ पर ये एंगल नहीं पता था, लेकिन नीचे वाले का पता था, तो नीचे जितना होगा ये DB जितना होगा उतना ही ये वो एंगल होगा, यानी कि ये जो DOB एंगल है वो भी कितना आएगा हमारा 90 डिग्री। अब आगे सेगमेंट OA और सेगमेंट OB क्या है हमारा, ये रेडियस है सर्कल का, बराबर। OA और OB ये क्या है हमारा, रेडियस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। रेडियस क्या है, दोनों की सेम है, OA और OB क्या है, सेम है। अब लाइन OD इज, अब यहाँ पर देखो लाइन OD, आप यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन OD है वो इस तरह से O और D, बराबर। और क्या बोला है, ऑफ सेगमेंट AB, यानी कि सेगमेंट क्या है AB इस तरह से, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो AB लाइन है वो क्या है, ये जो OD है वो परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर है, सेगमेंट AB से। तो OD जो होगा, लाइन OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये AO और OB डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है परपेंडिकुलर पर। तो लाइन OD क्या होगी यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हमारा जो सेगमेंट AD है, हमारा सेगमेंट AD जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा BD से, जो उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से क्या कि हमने ये एक्टिविटी सॉल्व की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फिगर सेगमेंट MN इज अ कॉर्ड। MN क्या है, कॉर्ड है, ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O। MN हमें दी है 25, ये पूरी कितनी दी है 25। L इज अ पॉइंट ऑन कॉर्ड MN सच दैट ML, यानी कि ML ये जो कॉर्ड है वो भी हमें दी है 9, एंड डिस्टेंस OL यानी कि O से लेकर L जो ये जो इतना डिस्टेंस है वो हमें वो हमें दिया है 5 दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करना है सर्कल के। अब यहाँ पर देखो सर्कल की रेडियस मतलब क्या होगी, ये सेंटर है, बराबर। तो सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ तक सपोज मैंने माना कि ये O है, तो यहाँ पर अगर मैंने P लिया तो OP क्या होगा हमारा, यहाँ पर रेडियस होगा। या फिर यहाँ पर P और यहाँ पर अगर Q लिया तो ये जो OQ होगा वो भी क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा, रेडियस होगा। तो हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से सॉल्व होता है। तो पहले में जो सही जो सिंपल यानी कि जो इजी तरीका होता है उससे बताऊंगी, और फिर बाद में दूसरा तरीका भी बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पर जो ये हमें रेडियस, अगर हमें रेडियस फाइंड करनी है, तो अगर मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट से एक लाइन क्या की, यहाँ पर बना ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सपोज मैं उसको नाम देती हूँ यहाँ पर A और यहाँ पर B। MN है तो यहाँ पर इस कॉर्ड को मैंने यहाँ पर A और यहाँ पर B नाम दिया, बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये MN ऑलरेडी कॉर्ड हमें बताया है कि MN क्या है, हमारी कॉर्ड है, बराबर। तो MN कॉर्ड है तो AB भी क्या होगी, कॉर्ड होगी, बराबर। और जो कॉर्ड आपको यहाँ पर दिख रही है तो वो दिख रही है सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर अगर दोनों कॉर्ड एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच होती है, तो यहाँ पर यल पर वो टच हो रही है, तो यहाँ वहाँ पर हम थ्योरम लगाते हैं इंटरनली डिवीजन कॉर्ड ऑफ थ्योरम। यहाँ पर देखो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, यानी कि दोनों कॉर्ड एक दूसरे से क्या है, अगर टच हो रही है किसी एक पॉइंट कर सर्कल के अंदर, तब क्या होता है, ये जो AE होता है वो इंटू में होता है EB के, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन, और CE इंटू ED होगा, बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो AL है या AL इंटू होगा LB इक्वल टू ML इंटू होगा LL, बराबर। ये क्या होगा, इंटरनली डिवीजन ऑफ कॉर्ड, उसका क्या होगा, ये थ्योरम होगा। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए A, और ये तो AO या फिर OB हमें रेडियस चाहिए, बराबर। तो इस कॉर्ड से हम OA या फिर OB कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो ये जो थ्योरम है वहाँ पर हमें ML दिया है 9, बराबर।
यल और यन हमें दिया है क्या? नहीं दिया है, बराबर। अब और क्या दिया है? ए यल दिया है क्या? नहीं। ओ यल भी नहीं दिया है। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो यल हमें यम यन दिया है, यम यन कितना दिया है हमें? 25। अगर हमें यम यन दिया है 25, तो ये जो यम यन है वो यम यन का कॉम्बिनेशन क्या होगा? यम यन इज इक्वल टू यम यल प्लस यल यन, बराबर। तो यम यन कितना दिया है? 25 इज इक्वल टू यम यल कितना दिया है? 19 प्लस यल यन। तो अगर हम 9 को इधर लेंगे तो हमें यल यन की वैल्यू मिलेगी, बराबर। और यल यन की अगर वैल्यू हमें नहीं मिलेगी तो यहाँ पर हम यल यन की वैल्यू डाल देंगे और इसमें जो किसी एक को क्या करेंगे? एक्स प्रूव करेंगे और आगे हमें इसमें से भी कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, जिससे हम ओ यल ये जो डिस्टेंस ओ ए ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया है वो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया? एक्सटेंड सेगमेंट ओ यल एंड ओ बी। हमने ये जो सेगमेंट है ए यल और ओ बी इसको क्या किया? एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड किया मतलब बढ़ाया है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ड्रॉ सेगमेंट ए यल एंड ओ बी, बराबर। अब ये जो पॉइंट हमें दी है यम यल, ओ यल और यम यन, यह हमें क्या दिया है? यहाँ पर गिवन दिया है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि हमें यल यन निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखो यम यन हमारे पास है, बराबर। और यम यल भी हमारे पास है। यहाँ पर कितना है? 9 है। यहाँ पर यल यन है 9 और पूरा यम यन भी है, लेकिन यल यन है क्या? नहीं है, बराबर। तो यल यन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो यम यन है हमारे पास, यहाँ पर मैं लिखती हूँ यम यन इज इक्वल टू, उसका कॉम्बिनेशन होगा यम यल प्लस यल यन। तो यम यन कितना है हमारे पास? 25। तो 25 इज इक्वल टू यम यल है हमारे पास 9 और यल यन हमारे पास नहीं है। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू यल यन। तो 25 में से 9 जाते हैं तो कितने बचते हैं? 16 इज इक्वल टू यल यन। यानी कि यल यन की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ पर मिली 16। अब यहाँ पर देखो ये जो कॉर्ड थी हमारी यम यन, इसके पूरे वैल्यू हमें मिल गए। यम यन हमें ऑलरेडी दिया था, यम यल भी ऑलरेडी दिया था और यल यन हमने ऑलरेडी निकाल लिया, बराबर। अब ये दूसरी कॉर्ड, अब यहाँ पर देखो दूसरे वाले कॉर्ड में हमें सिर्फ ओ यल की वैल्यू दी है। यहाँ पर देखो ओ यल कितना दिया है? ये 5 दिया है, बराबर। अब ओ यल सिर्फ हमारे पास है, हमारे पास ए यल भी नहीं है और ओ बी भी नहीं है, बराबर। तो मैं क्या करती हूँ? ये जो ए यल है उसको x कंसिडर करती हूँ, बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो a से लेकर o पॉइंट तक, a से लेकर o पॉइंट तक जिसका डिस्टेंस है वो क्या है? हमारी रेडियस है, बराबर। तो a से o से लेकर b तक जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस है और दोनों रेडियस क्या होती है? सेम होती है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि a से लेकर o तक ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? x प्लस 5। क्यों? क्योंकि ये इतना क्या है? x, और ये इतना क्या है? इधर से इतना क्या है? 5, यानी कि x प्लस 5 हम बोल सकते हैं। तो ये अगर x प्लस 5 है तो ओ भी कितना होगा? x प्लस 5 ही होगा, बराबर। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे? लेट ए यल इक्वल टू एक्स। ए यल को क्या किया हमने? x कंसिडर किया, बराबर। तो आप यहाँ पर देखो a से लेकर o तक, ओ ए का कॉम्बिनेशन क्या होगा? ओ ए का ए यल प्लस यल ओ। अब ओ ए हमारे पास है क्या? ए ओ हमारे पास नहीं है, बराबर। ए यल हमारे पास है x, बराबर। यल ओ मतलब ओ यल, वो कितना है हमारे पास? 5, यानी कि x प्लस 5, यानी कि ओ ए का जो डिस्टेंस है वो हमें कितना मिला? x प्लस 5, बराबर। और यहाँ पर ये जो लिखा है हमने इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर ये जो ओ यल ए यानी कि या फिर ए यल ओ ये क्या है? एक लाइन में है, बराबर। अब सेम एज इट इज़ वही ये हो गया। अब यहाँ पर देखो यल ओ बी, यानी कि यल बी जो है हमारे पास ये वाला पूरा, तो ये जो यल बी है नाउ यल बी इज इक्वल टू यल ओ प्लस ओ बी, बराबर। अब यहाँ पर यल ओ यानी कि ओ यल कितना है हमारे पास? 5 प्लस ओ बी। अब यहाँ पर देखो ये जो पूरा ओ बी है वो भी कितना है हमारे पास? x प्लस 5। क्यों? क्योंकि x प्लस 5 ये जितना होगा उतना ही ये होगा, बराबर। तो यहाँ पर है x प्लस 5, बराबर। तो x प्लस 5 का मतलब क्या होता है कि ये जो है यहाँ पर देखो x प्लस, तो वो कितना होगा? x प्लस 10। आप इसको 5x प्लस 25 मत करना, ये क्या है? बीच में प्लस है, यानी कि
5 प्लस एक्स प्लस 5 है बराबर। तो ये एक्स क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा, और ये +5 और +5 इसकी क्या होगी, एडिशन। दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होता तब क्या होता, वो 5x + 25 बराबर, ये याद रखना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। और हमारा थ्योरम जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, कैसे किया था इसको, यहाँ पर देखो, ये जो यम यल होता है वो यम यल इंटू होता है यल यल, ये यम यल इंटू यल यल, और ये जो ए यल होता है ए यल, वो होता है ए यल इंटू यल बी, ए यल इंटू यल बी। ठीक है, इस तरह से दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के बीच में इक्वल का साइन है। अब ए यल हमारे पास कितना है, x है बराबर, इंटू यल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, x + 10 इक्वल टू यम यल क्या है, यम यल हमें दिया था 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9, और यल यल कितना है हमारे पास यहाँ पर 16। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू एक्स क्या होगा, x² + 10x = 16, 9 सा कितना होता है, 144। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन पहले इस 44 को हम इधर लेंगे, तो वो हो जाएगा x² + 10x, ये माइनस हो जाएगा 144 = 0। अब 144 के हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसकी एडिशन हमें 10 आनी चाहिए बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 18 8 सा कितना होता है, 18 8 सा होता है 144 बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 और यहाँ पर आ जाएगा 8 बराबर। अब क्या चाहिए, प्लस चाहिए बराबर। प्लस चाहिए तो किसी को प्लस और किसी को माइनस होना पड़ेगा, तो इसको हम प्लस करते हो और इसको माइनस, क्यों, क्योंकि 18 - 8 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, +10 आ जाएगा बराबर। तो यहाँ पर क्या होगा, x² + 18x - 8x - 144 एज इट इज़ = 0 बराबर। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये एक टर्म बन रही है और ये दूसरी वाली टर्म बन रही है। इसमें से अगर हम एक x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x + 18 बराबर। जो इस ब्रैकेट में होता है सेम एज इट इज़ x + 18 एज इट इज़ वही ब्रैकेट में आगे वाले ब्रैकेट में रहता है। तो यहाँ पर जो बीच में आएगा वो क्या आ जाएगा, -8, क्यों, क्योंकि -8 यहाँ पर है, तो -8x + 18 = 0। तो एक बार हम लिखेंगे x + 18 और दूसरे ब्रैकेट में बाहर वाला x - 8 = 0। ये हमने कहाँ से सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x + 18 = 0 और x - 8 = 0 बराबर। तो यहाँ पर x ये 18 इधर भेजेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, और x इस माइनस को इधर भेजेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, यानी कि एक वैल्यू मिली हमें -18 और एक मिली हमने +8। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई। अब आप यहाँ पर देखो, हमें क्या बोला था, क्या फाइंड करने के लिए बोला था, रेडियस फाइंड करने के लिए बोला था बराबर। रेडियस हमारी कौन सी थी, ये O से लेकर B तक और O से लेकर A तक बराबर। तो A से लेकर O तक हमारी जो रेडियस थी वो क्या थी, x + 5, और O से लेकर B तक क्या थी हमारी, x + 5। AO और OB क्या है, सेम है, और दोनों क्या है, x + 5 है बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि देयरफॉर रेडियस = OA = OB, और कितना कंसिडर किया था हमने, x + 5 बराबर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि x के दो वैल्यू आए हैं, -18 और यहाँ पर +8 में बराबर। तो हम 8 लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी लेंथ जो होती है वो हम निगेटिव में कंसिडर नहीं करते। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि कोई ये लेंथ है और ये -18 है, नहीं बोलते बराबर। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा x + 8, यानी कि 8 + 5, तो 8 + 5 कितना होगा, 13, यानी कि हमारा जो रेडियस है OA = OB वो कितना आया, 13। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख भी सकते हैं कि सेगमेंट कैन नॉट बी कंसिडर इन निगेटिव। हम कोई भी सेगमेंट निगेटिव में कंसीडर नहीं करते। तो हमारी रेडियस कितने आ गई, 13। तो इस तरह से हमने ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और
सब्सक्राइब करना, अगर हो सके तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलना, सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, क्योंकि आपको पता है कि हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।